इसलिए लगाया कि हम उनका स्मरण कर रहे हैं, पुण्य स्मरण करते हुए उनकी आज जयंती पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक सत्येंद्र यादव जी, सह संयोजक संजय भाभोर जी और अभी हम सबका मार्गदर्शन कर चुके हैं, बहुत सारी बातें बताई। पूर्व हमारे सांसद भाई गुमान सिंह जी, भाजपा अजजा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक थानला कल सिंह जी, जिनका मार्गदर्शन हमको आगे प्राप्त होगा। यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री लक्ष्मण जी नायक और उपस्थित सभी मंचासीन, गहलोत जी, सामने बैठी मातृत्व शक्ति और पीछे बैठे सभी पदाधिकारी बंधु, बहुत सारे विषय बिंदु अन्य अन्य वक्ताओं के माध्यम से अब तक पहुंच चुके हैं। मैं तो थोड़ा सा बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र, कितने लोगों ने पढ़ा? आप में से कितने लोगों ने पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ ना तो बोलो। नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना। उसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी है हमारे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, और हमारे जो सिद्धांत हैं, नियम है, उनमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी उन्नयन हमें करना है, विकास करना है, ये लिखा है ना उसमें। सांस्कृतिक राष्ट्र की दिशा में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर काम करेगी। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कैसे आएगा? इस राष्ट्र की जो संस्कृति है वो हिंदुत्व की है, सनातन की है, और सनातन की अगुवाई आज से 300 साल पहले लोक माता पुण्य श्लोका हमारी माता अहिल्या ने की थी। और बाल्यकाल में जब इनका विवाह हुआ तो इनको सास ससुर ने शिक्षित दीक्षित किया, पढ़ाया लिखाया। उस समय बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था उस काल में। इनने पढ़ने की व्यवस्था भी, शिक्षा की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आपको मालूम होगा कि हम जिस जिले में रहते हैं, पेटलावद के लोग यहाँ मौजूद होंगे, जितेंद्र जी उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेटलावद में एक भव्य शिव मंदिर है ना गहलोत जी, देखा कि नहीं? दर्शन करने जाते हो? वो माता अहिल्या के द्वारा बनाया हुआ है, पता है ना आपको कि नहीं है? माता अहिल्या ने पेटलावद में भी भव्य शिव मंदिर बनाया है, जो देखने योग्य आज भी है। वहां पर आप जाओगे, बड़ा आनंद आएगा, मेला भी लगता है और नियमित पूजा पाठ वैरागी बंधुओं द्वारा वहां की जाती है। तो ऐसा आदिवासी क्षेत्रों का भी चिंतन हमारी लोक माता ने उस समय किया। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहरों में। और जब इंदौर में ये राजपाट कर रहे थे, इनके कार्यकाल के समय जब इनको राजगद्दी प्राप्त हुई पतिदेव के युद्ध में मरने के बाद, उस समय बहुत विकट स्थितियां थी मालवा प्रांत में, मालवा इस क्षेत्र में, राज्य में। अंग्रेज एक्टिव थे, मुगल एक्टिव थे और अन्य आक्रमणकारी भी एक्टिव थे। उन सब से लोहा लेते हुए अपने मालवा राज्य को, देश को सुरक्षित रखना और समृद्ध बनाना, वो दिशा में काम किया तो लोक माता ने किया। आपको मालूम है, जैसा भी जिक्र हुआ था, यहाँ महेश्वर राजधानी बनाई गई। इंदौर मालवा प्रांत की, उस मालवा राज्य की राजधानी अहिल्या जी ने नर्मदा किनारे महेश्वर में बनाई। वहाँ भी ऐतिहासिक दृश्य है, घाटों पे जाओ तो नर्मदा किनारे नहाने का आनंद आता है। ऊपर मंदिर है और गद्दी वद्दी सब का जिक्र हुआ है। मैं भी गया हूँ क्योंकि निमाड़ से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये देखने में आता है कि वहाँ की जो सिल्क की, वहाँ के मातृत्व शक्ति को सशक्तिकरण के दिशा में, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में माता जी ने वहाँ पर जो कार्य किया, वहाँ के कारीगरों को जो आत्मनिर्भर भारत के दिशा में जो आज मोदी जी काम कर रहे हैं, 300 साल पहले इन्होंने किया वो कार्य। वहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहाँ के कारीगरों को, संबद्ध कलाकारों को, साड़ियों का, सिल्क का। और जब भी कोई अन्य राज्य का राजा मालवा राज्य में आता था
तो माता उनको सिल्क की साड़ियाँ भेंट करती थी। मतलब कितना दूरगामी दृष्टिकोण और सोच था इनका कि मेरे राज्य में बनी हुई, मेरी राजधानी में बनी हुई वो सिल्क की साड़ियाँ, महेश्वर की सिल्क की साड़ियाँ फेमस है, जो भी जाता है 100% उसको खरीद के लाता है, तो वो भेंट करती थी। जिस प्रकार हमारे वर्तमान में यदि हम इस राज्य शासन की तुलना नरेंद्र मोदी जी के शासन से करें तो नरेंद्र मोदी जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हिंदुस्तान की कोई न कोई ऐसी विरासत वाली चीज विदेशी मेहमान जब हमारे देश में आते हैं या कहीं जाते हैं तो उनको भेंट करते हैं। तो उसके पीछे हमारा बहुत दूरगामी दृष्टिकोण होता है, सोच होता है। उसको समझने की गहराई हम सब में होना चाहिए कि हम हमारी चीज़ों को कैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रोजेक्ट करें, उसको कैसे प्रचार तंत्र में लाएं, कैसे उसको जन जन तक पहुँचाएं, विश्व में पहुँचाएं। तो वो काम लोकमाता ने उस समय किया, आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आत्मनिर्भर की और एक बात बताऊं, जब यहाँ पे भी जिक्र आया था, इनके पतिदेव का जब निधन नहीं हुआ था, उन्होंने जो इनके खजाने से नियमित खर्चा सबको निर्धारित किया जाता था, एक खर्चा निर्धारित करने के बाद उसके अतिरिक्त भाई राज परिवार का सदस्य हो कि प्रजा का हो, वो खर्चा नहीं कर सकता था। और राजकोष से भी एक निर्धारित बजट सब राज परिवार के सदस्यों के लिए निर्धारित था। एक बार इनके पतिदेव, अहिल्या जी के पतिदेव ने निर्धारित बजट से ज़्यादा राशि खर्च कर डाली। जब इनको पता चला तो इन्होंने राज्यसभा में बात रखी और फिर उसका निर्णय किया और वो पैसा वापस अपने पति से भी करवाया। ये सुशासन की दिशा में कितना बड़ा कदम था। आज हम स्वार्थ रहित शासन में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ रहता है, परंतु अपने पति से भी उनने निर्धारित बजट से ज़्यादा खर्चे करा तो उसको वापस कराना राजकोष से। उनके निजी जो खर्चा दिया जाता था राज्य खजाने से, उसमें से उन्होंने वापस भरपाई करवाई और उसको बैलेंस किया। तो ये एक सुशासन की कितनी बड़ी पद्धति वो हमको दे के गई। हमारे जो अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री सुशासन की बात करते थे ना, तो वो सुशासन की परिकल्पना यहीं से आई थी। नरेंद्र मोदी जी जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की कल्पना कर रहे हैं वो यहीं से आई थी कि पूरा निष्पक्ष और सुशासन देना और सुशासन के अंतर्गत विकास करना, और विकास में हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर बिंदु है, मान बिंदु है, सनातनी राष्ट्र है ये, तो उन राष्ट्र के उन बिंदुओं को कैसे विकसित करना, वो परिकल्पना कैसे निकल के आई, तो वो माता लोकमाता अहिल्या के वहीं से निकल के आई थी, जिसका अनुसरण करते हुए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश में जो भी हमारे मान बिंदु है, 4 धाम है, सोमनाथ जी है, पावागढ़ है, फिर अन्य अन्य जितने भी वैष्णो देवी है, सबका विकास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोग बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हैं नरेंद्र जी, मंदिरों के उसमें लगे हैं। मंदिर नहीं है भाई, वो हिंदुस्तान की आत्मा के केंद्र हैं, पूरे हिंदुस्तान को एकजुट रखने के वो बिंदु हैं, भारत के जन गण मन को एकाग्र करने के वो बिंदु हैं, और उन बिंदुओं को जागृत रखना, चैतन्य रखना हर सरकारों का काम होता है। और ये सनातनी राष्ट्र होने के कारण ये दायित्व जो भी सरकार है उनका रहता है। पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं करा, पर हमारी सरकार के प्रधानमंत्री, हमारे सरकार के मंत्री ये कर रहे हैं। महिलाओं की बात है, महिला सशक्तिकरण में जो इनने ऐतिहासिक काम किए हैं वो आपके सामने सबने, संजय जी वगैरह सबने रख दिए, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। इन्हें महिला सशक्तिकरण कैसा होना ये परिकल्पना कोई ने दी, तो अहिल्या जी ने दी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना को वर्तमान शासन प्रणाली के माध्यम से सशक्त करने में लगे। कभी कल्पना की थी हिंदुस्तान की माता और बहनों ने, मध्य प्रदेश की झाबुआ जिले की माता और बहनों ने, कि हमको राजनीतिक दृष्टि से 50% आरक्षण मिलेगा, नेतृत्व करने की क्षमता, विकास करने की क्षमता में मिलेगी, अधिकार मिलेगा शासन चलाने का, ये कल्पना नहीं की गई थी। आज मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज जी के समय 50% आरक्षण को दिया, महिला को दिया, कि जितने पुरुष शासककर्ता अच्छे हो सकते हैं, काम करते हैं, उतनी हमारी महिलाएं उससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो ये उदाहरण और ये जो विचार आए थे आपके माध्यम से भी लेते हैं। उसके बाद आपको मालूम है अभी जिक्र हुआ 33% आरक्षण केंद्र में,
तो आने वाले समय में कल सिंह जी और ये सब जानते हैं, हमारे डामोर जी, हिंदुस्तान की विधानसभाओं का, लोकसभाओं का परिसीमन होने वाला है, होगा ना सर? वो परिसीमन में झाबुआ के अभी 3 विधानसभा है, तो हो सकता है 1 आध 2 विधानसभा बढ़ जाए। हुसुर फुसुर चलती है राजनीतिक क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्रों में। राणापुर विधानसभा बन सकती है, क्यों भाई कल सिंह जी? बन सकती है कि बन सकती है, तो महिलाओं के लिए एक और रास्ता खुल जाएगा। इसलिए आपको बता रहा हूं कि तैयार रहो, मातृ शक्ति, सशक्त बनो, अवसर तुम्हारे पास आने वाले हैं। मैं तो तुमको अलर्ट कर रहा हूं, जिसको झाबुआ से लड़ना हो झाबुआ से तैयारी करे, और जिसको राणापुर से लड़ना हो राणापुर से तैयारी करे। ये होने वाला है आने वाले समय। तो ये महिला सशक्तिकरण का काम भी हमारी माता अहिल्या ने करा। खरगोन में, मेरी जन्मभूमि खरगोन है। हाँ, पेटला और बच गई एक थाला, और मेरी जन्मभूमि खरगोन है। वहां पर भी माता अहिल्या का किला है, होलकर वंश का बहुत बड़ा किला, और पूरा राजपाट और मंदिर बने हुए मैंने वहां देखे हैं। सूर्य मंदिर भी बहुत भव्य नवग्रह का मंदिर बना हुआ है, जो 1 महीने का वहां मेला लगता है। तो कोई सा क्षेत्र हिंदुस्तान का नहीं बचा। और एक सामान्य परिवार की सबसे बड़ी बात, कोई राज परिवार से निकल के नहीं आई थी माता अहिल्या। किसान परिवार, सामान्य परिवार, गरीब परिवार, वहां से निकल कर ही आई, और एक योग्य शासक, योग्य प्रशासक, योग्य जनसेवक का उदाहरण प्रस्तुत आपने किया। एक आध्यात्मिक सरोवर से ओतप्रोत उक्त राज शासक ने पूरे देश को एक नई दिशा दी है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस लोक शासक का, जो धार्मिक, राजनीतिक, आत्मरक्षा के मामले में, महिला सशक्तिकरण, उनके पुनरुत्थान के लिए, विधवाओं के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किए हैं उस जमाने में 300 साल पहले, और आज भी वो काम यथावत, और उनकी आवश्यकता आज भी हम महसूस करते हैं। और उसको हमारी सरकार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन के माध्यम से साकार करने में लगी है। तो ये सब काम हम करेंगे और इनका पुण्य स्मरण नीचे तक ले जाएंगे। इसलिए इस कार्यशाला का आज यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप सब आए हैं। इसके बाद 4 बजे 4 बजे तिरंगा यात्रा का भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमको वहीं सबको चलना है। हमारे कल सिंह जी का उद्बोधन, समापन उद्बोधन होगा, और उसके बाद समापन के बाद कोई घर जाने की जल्दी नहीं करे। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में, और ये हमको, ये तो आप महिलाओं के लिए कार्यक्रम हो रहा है तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए हुआ? ये नाम किसने दिया पता है कि नहीं आपको माता और बहनें? ये नाम देश के प्रधानमंत्री ने दिया था, ऑपरेशन सिंदूर, सेना को, कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को ठोक के आओ। और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, जब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। क्योंकि हमारी माता और बहनों का जिस प्रकार से मांग का सिंदूर उजाड़ा इन बेईमानों ने, इन भयाक्रांताओं ने, बहुत विध्वंसक घटना है। वो देख के और सुनने में और बोलने में भी मन वो कांप जाता है। तो ये सब चीजें आपको तो बढ़ चढ़कर ऐसे इस आंदोलन में मातृशक्ति को आना चाहिए। सबको सूचना भी दे दी गई थी, और नहीं हो तो यहाँ से जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो अपनी 5-5 सखियों को फोन करें कि तिरंगा यात्रा में आओ, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा है। करोगे ना साहब? महिला शक्ति, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, फोन करो, 10-10 महिलाएं आना चाहिए, दिखना चाहिए। हिंदुस्तान की माता और बहनें नव दुर्गा के रूप में, चंडी का रूप धारण करके, तिरंगा हाथ में धारण करके अब देश की रक्षा के लिए और देश के अंदर और बाहर आतंकवाद मिटाने के लिए सड़कों पर मैदान जंग में उतर चुकी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।